केमिकल इक्विलिब्रियम का जो असल टॉपिक है दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। असल जो टॉपिक है दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस क्या है? अमोनिया की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज हेबर्स प्रोसेस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया बनती है। अच्छा, अमोनिया हम बना रहे हैं इंडस्ट्री में। अमोनिया हम कहां बना रहे हैं? इंडस्ट्री में। तो जब हम इंडस्ट्री में कोई चीज बनाते हैं तो वो हम कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, वो हम कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं, वो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं। ठीक है। तो अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरह जो अमोनिया बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह तो हमें अपने प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम मिलेगी। इस तरह तो हमें अपने प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम मिलेगी। तो अगर आपने अमोनिया की मैक्सिमम अमाउंट हासिल करनी है तो आप अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि अमोनिया जो बन रहा है वो तो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। जो अमोनिया बन रहा है वो तो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर अगर एक एक्सोथर्मिक है तो दूसरा लाजमी एंडोथर्मिक होगा। तो अगर अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो इसकी ब्रेकडाउन लाजमी एंडोथर्मिक होगी। और यह जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होगा। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो रिवर्स एंडो होगा, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स एक्सो होगा। ठीक है। अगर एक एक्सो है तो दूसरा लाजमी एंडो होगा। सो अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है और अमोनिया की जो ब्रेकडाउन है वो एंडोथर्मिक है। अच्छा, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हम अमोनिया चूंकि इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो इंडस्ट्री में हमें बल्क क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो यहां जो अमोनिया बन रहा है वो तो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह तो हम अपने प्रोडक्ट की बहुत कम अमाउंट हासिल करेंगे। तो अगर आपने अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल करनी है तो आप कैसे हासिल करेंगे? तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो जरा अब आपने देखना है, हम कहते हैं ये जो सिस्टम होता है ना जो इक्विलिब्रियम में होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, इस सिस्टम को, इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? 3 तरीकों से। या तो आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, या आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, या आप प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज कर दो। तो 3 तरीकों से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो दोबारा से अपने आप को अचीव करने की कोशिश करता है। तो भाई अब जरा आपने इस पॉइंट को समझना है। ये जो अब हम बात करने लगे हैं इसको आपने ध्यान से सुनना है। अच्छा, सपोज मैं ये कह रहा हूं ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में मैं कहता हूं कि जो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं वो 40 हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 हैं। मैं कहता हूं कि ओवरऑल जो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं वो 40 हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 हैं। चलो ये वाली वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं इसको ऑपोजिट कर लेता हूं। वैसे रिएक्शन मिक्सचर में जो अमोनिया होता है वो 33% होता है, लेकिन मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स हैं वो 40 हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो 20 हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो 40 हैं। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इस रेशो का आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है? 40/20 का आंसर क्या आ रहा है? 40/20 का आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे इस रेशो का आंसर 2 होना चाहिए। यानी कि इस रेशो का आंसर अगर 2 है तो इक्विलिब्रियम है। ठीक है। सबसे पहले आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जब इस रेशो का आंसर 2 है तो इक्विलिब्रियम है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं पहले कंसंट्रेशन की बात करने लगा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से
प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता हूं, मैं इसमें से अमोनिया की अमाउंट कुछ निकाल लेता हूं, मैं इसमें से अमोनिया की अमाउंट निकालने लगा हूं, तो मैंने से इसमें से अमोनिया निकाल लिया, तो पीछे अमोनिया की कंसंट्रेशन कम होगी। और लेट से मैं कहता हूं कि अब अमोनिया पीछे रह गया 20, पहले अमोनिया कितना था 40, अब अमोनिया कितना रह गया 20, और रिएक्टेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स भी हमारे पास 20 हैं। तो अब इस रेशो का आंसर क्या आ रहा है, अब इस रेशो का आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब है इस रेशो का आंसर 2 है तो इक्विलिब्रियम है। तो अब इस रेशो का आंसर हो गया 1, इसका मतलब है अब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इस रेशो का आंसर ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब है अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम दोबारा कब अचीव होगा, जब ये रेशो वापस 2 पे जाएगी तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जब इस रेशो का आंसर दोबारा 2 आएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये वापस इस रेशो को अचीव, इस 2 को अचीव करने की कोशिश करेगा, ये वापस इस 2 को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे, तो इसका मतलब है ये इस रेशो को बढ़ाएगा, और ये रेशो कैसे बढ़ेगी, ये रेशो बढ़ेगी न्यूमरेटर को बढ़ा के। न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है ये और प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो इसका मतलब है अब रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ये और प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट की अमाउंट कम कर देते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। और इसी तरह अब मैं रिएक्टेंट के वाले से बात कर लेता हूं। अगर मैंने प्रोडक्ट्स को विड्रॉ नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट्स को नहीं निकाला, मैंने क्या किया था, मैंने इसमें 20 रिएक्टेंट्स ऐड कर लिए। मैंने क्या किया, मैंने इसमें 20 रिएक्टेंट्स ऐड कर लिए। तो प्रोडक्ट्स मेरे पास कितने हैं 40 और रिएक्टेंट्स मेरे पास कितने हैं 40। तो अब इस रेशो का आंसर क्या आ गया 1। तो इसका मतलब है ये रेशो डिस्टर्ब हो गई है, इस रेशो का आंसर 2 होगा तो इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है यहां पर भी ये 1 जो है ये वापस 2 की तरफ जाएगा, ये दोबारा अपने आप को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अगेन इस रेशो को बढ़ाना है, तो ये रेशो कैसे बढ़ेगी, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा। न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। सो जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। और इसका वाइस वर्सा, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाती है। तो इस तरह हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, कंसंट्रेशन को चेंज करके हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और इक्विलिब्रियम दोबारा से अपने आप को अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये तो हमने बात कर ली कंसंट्रेशन की। सो यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग वेज। तो पहला तरीका क्या है कि आप या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या आप अमोनिया को रिमूव करो या आप अमोनिया को विड्रॉ करो। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें हीट रिलीज होती है, यानी कि जब तक सिस्टम जो है वो अपनी हीट रिलीज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये जब तक एनर्जी रिलीज नहीं करते तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कम करना जरूरी होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब तक रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जब तक सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमने टेम्परेचर कम करना होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमने टेम्परेचर ज्यादा करना होता है। लेकिन यहां पर एक बात मैं मेंशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों के लिए
टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। जब यील्ड की बात होगी ना, जब प्रोडक्ट के यील्ड की बात होगी, तो फिर हम कहते हैं अगर आपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड हासिल करनी है तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में आपने टेम्परेचर कम करना है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो आया वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों के लिए टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी आपने टेम्परेचर बढ़ाना है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी आपने टेम्परेचर बढ़ाना है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होंगे, और अगर आप टेम्परेचर जो है वो ज्यादा करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होंगे। सो अमोनिया की फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर कम करेंगे ताकि रिएक्शन की डायरेक्शन अमोनिया की तरफ हो जाए। सो अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए हम टेम्परेचर कम करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर या वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, इसी तरह अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, लो भाई, इसमें हम ए की बात करेंगे। यहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स को देखना है। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है ना, ये सिर्फ जो गैस फेज रिएक्शंस होते हैं सिर्फ उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। सॉलिड, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट ना तो सॉलिड फेज रिएक्शंस के लिए होता है, ना लिक्विड फेज रिएक्शंस के लिए होता है, ना एक्वस फेज रिएक्शंस के लिए होता है। ये सिर्फ जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ उनके लिए प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है। और उनमें भी अगर गैस फेज रिएक्शन है, उनमें भी अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। अगर दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर मोल्स अगर इक्वल हैं, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा, गैस फेज के ऊपर भी नहीं होगा। सो प्रेशर का इफेक्ट होता है सिर्फ गैस फेज रिएक्शंस के ऊपर, और सिर्फ उन्हीं के लिए जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो मोल्स हैं वो इक्वल ना हो। अच्छा, अब यहां पर हम एक बात करने लगे हैं। यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल्स हैं? रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। जहां मोल्स ज्यादा हैं वहां वॉल्यूम ज्यादा है, जाहिर बात है। जहां मोल्स ज्यादा हैं वहां वॉल्यूम ज्यादा है। लिक्विड का मतलब है प्योर लिक्विड, और एक्वस का मतलब है कि आपने किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। जहां मोल्स ज्यादा हैं वहां वॉल्यूम ज्यादा है, जहां मोल्स कम है वहां वॉल्यूम कम है। तो यहां पर हमने अमोनिया की मैक्सिमम फॉर्मेशन करनी है, यानी कि हमने रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड करनी है, रिएक्शन की डायरेक्शन अमोनिया की तरफ करनी है। तो यानी कि हमने कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, हमने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, यानी कि हमने ग्रेटर वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जाना है। तो अगर आपने कम वॉल्यूम करना है, यानी कि आपने ग्रेटर वॉल्यूम से लेसर वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो इसका मतलब है आपने वॉल्यूम कम करना है। तो वॉल्यूम कम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप प्रेशर बढ़ाएंगे। वॉल्यूम कम करने के लिए आप प्रेशर बढ़ाएंगे। सो जब भी आपने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो आपने प्रेशर इंक्रीज करना है या वॉल्यूम कम करना है। और इसका वाइस वर्सा क्या होगा? अगर आपने लेसर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, यानी कि आपने लेस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो आप प्रेशर कम करेंगे या वॉल्यूम ज्यादा करेंगे। तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हम प्रेशर बढ़ाएंगे। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम we can get the maximum yield of ammonia. So अमोनिया की यील्ड हम 3 तरह से बढ़ा सकते हैं,
या तो हम अमोनिया को विड्रॉ कर लें, या हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या हम टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को हम ज्यादा कर दें। सो यही ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है। इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय ए स्ट्रेस, if a system at equilibrium is disturbed by a stress, system will act in such a way so as to nullify that stress। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है और हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो स्ट्रेस कोई कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, प्रेशर में चेंज आ सकता है, तो सिस्टम उस इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करता है। सो दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। सो अगर आपने अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर बच्चे कहते हैं सर अमोनिया बनाने के लिए तो हमने टेम्परेचर कम करना है, अमोनिया बनाने के लिए तो हमने टेम्परेचर कम करना है, यहां तो हमारा जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा है, यहां जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा 400। तो टेम्परेचर अगर हम बहुत कम कर देंगे तो उससे रिएक्शन की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो हम एक ऐसा टेम्परेचर सेट करेंगे जहां पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी ज्यादा हो और हमें प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड भी मिल जाए। दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन। और प्रेशर जो होगा वो हाई होगा 200 से 300 ATM। और जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट होगा आयरन, और आयरन कैटलिस्ट के लिए जो प्रोमोटर्स होंगे, कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। तो इसके लिए जो प्रोमोटर होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा और सिलिका होगा। अच्छा, अब यहां पर हम बात करने लगे हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो केसी को भी अफेक्ट करते हैं और क्यू को भी अफेक्ट करते हैं। क्यू क्या है? क्यू इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यू क्या है? क्यू इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। Q is equilibrium position। ठीक है, Q क्या है? Q is equilibrium position। क्या टेम्परेचर का केसी के ऊपर इफेक्ट होगा? पहली बात हम टेम्परेचर की करने लगे हैं। क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होगा केसी के ऊपर? यस, केसी जो है वो सिर्फ एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। यस, टेम्परेचर का केसी के ऊपर इफेक्ट होगा। क्या टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होगा? यस, अभी हमने पढ़ा अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा, और अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो यस, Q is equilibrium position। नेक्स्ट, क्या प्रेशर जो है वो केसी को इफेक्ट करेगा? क्या प्रेशर जो है वो केसी को इफेक्ट करेगा? नो, केसी जो है ये आपने याद रखना है, ये कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। इसका जो केसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, ऑल ऑफ दीज। तो केसी सिर्फ एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, तो प्रेशर का केसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होगा। प्रेशर का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम का केसी के ऊपर इफेक्ट होगा? नो, वॉल्यूम का केसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होगा। क्या कंसंट्रेशन का केसी के ऊपर इफेक्ट होगा? नो, कंसंट्रेशन का केसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट कौन होता है? जी, अजल से पढ़ते आ रहे हैं और बायो में भी आप पढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है,
लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव कर लेते हैं। ये जिस तरह फॉरवर्ड को अफेक्ट करता है, ये उसी तरह रिवर्स को भी अफेक्ट करता है। सो कैटलिस्ट का ना तो केसी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, ना इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। हां, कैटलिस्ट करता क्या है, बस कैटलिस्ट जो है इसकी मदद से हम जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए क्या कैटलिस्ट का प्रोडक्ट की यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, अगर आपसे यह पूछा जाए क्या कैटलिस्ट का प्रोडक्ट की यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया और मैंने प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड हासिल कर ली। कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा ली। क्या कैटलिस्ट की मदद से हम प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा सकते हैं? नो, कैटलिस्ट का यील्ड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव कर लेता है, ना तो इसका केसी पे इफेक्ट होता है, ना इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। तो ये बातें हमने पढ़ ली जो कि बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बातें, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं कि आपको एक रिएक्शन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिएक्शन जो मर्जी हो, रिएक्शन जो मर्जी हो, केसी सिर्फ एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है।